सरकार शह और मां का खेल लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो सियासी घमासान पर हाईकोर्ट में सुनवाई और ब्रेक के बाद 5 बजे फिर से सुनवाई जो है शुरू होगी और सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई। सीजे ने पूछा कि डिस्क्वालिफिकेशन और निलंबन साथ कैसे, या तो वो आपकी पार्टी के सदस्य हैं या फिर नहीं। महेश जोशी की ओर से एडवोकेट देवदत्त ने की पैरवी और मद्रास हाईकोर्ट ने 1969 के केस का रेफरेंस भी दिया और कहा कि उस समय भी चुनौती याचिका नहीं हुई थी स्वीकार। नोटिस की कार्यवाही अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं और विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनका काम कुछ इस तरह का है। यह अध्यक्ष का अधिकार है कि वो 19 एमएलए पर क्या फैसला लेते हैं। स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की और सिंघवी ने कहा कि कारण रिकॉर्ड पर लेने की जरूरत नहीं है। संविधान ने विधानसभा संचालन का अधिकार दिया है और स्पीकर के पास अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। सभी 19 विधायकों के पास अलग अलग कारण होंगे और ऐसे में अध्यक्ष फैसला केस बाय केस करेंगे। कोर्ट में रामनाइक केस 1994 का भी हवाला दिया गया। और इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ पुनीत कनावट जी मौजूद हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। इसके साथ ही प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके सिंह जी वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही अभिनव शर्मा जी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मेरा पहला सवाल एसके सिंह जी आपसे ही है। अब जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसको देखकर क्या लगता है आपको? हरीश साल्वे जो कि कह रहे हैं कि वक्त चाहिए 22 तारीख तक का, क्या संभव नजर आ रहा है उनकी दलीलों को सुनने के बाद? देखिए, जब कोर्ट में कोई मैटर जाता है और पिटिशनर का वकील कहीं किसी अन्य कार्य में व्यस्त है और वो कोर्ट से एक एडजॉर्नमेंट मांगता है एक दिन का, तो प्राय ऐसी परंपरा रही है हाई कोर्ट में, उसको समय मिल जाता है। तो मेरे निजी अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि हरीश साल्वे जी को एक दिन का समय मिलेगा और अब जब कोर्ट वापस बैठेंगे तो कोर्ट परसों के लिए जो हरीश साल्वे ने मांगा है टाइम, तो उनको दिया जाएगा। अभिनव शर्मा जी, यानी कि अभी ये मामला और लंबा खिंचने वाला है क्योंकि 2 प्रार्थना पत्र और अलग से लगाए गए हैं करप्शन से जुड़े मामलों को लेकर। देखिए, वो जो 2 प्रार्थना पत्र लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ वो सारहीन है, उनका कोई तंत्र नहीं है क्योंकि वो उनका कोई लोकस नहीं है इस केस के अंदर। ये केस बिल्कुल स्पीकर और विधायकों के बीच का मामला है। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप का अधिकार या अथॉरिटी कोर्ट अलाउ नहीं कर सकते हैं और कोई सार्वजनिक पंचायत नहीं है। ये बिल्कुल एक निजी और नितांत मामला है, संवैधानिक मामला है जिसके अंदर केवल संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े व्यक्ति और पीड़ित पक्षकार या प्रभावित पक्षकार ही पार्टिसिपेंट हो सकते हैं और मैं नहीं समझता कि वो एप्लीकेशंस कोर्ट द्वारा अलाउ की जाएंगी। रही बात जहां तक मुद्दे की है, इशू की, और जो अब वर्तमान परिस्थिति है उसमें कोर्ट को ये देखना है। देखिए, मामला चूंकि गंभीर प्रकृति का है, इसलिए जैसा सिंह साहब कह रहे हैं समय दिया भी जा सकता है। वहीं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की खंडपीठ का ये भी मानना था कि प्रकरण जितना जल्दी नस्तीबद्ध हो सके यानी डिसाइड हो सके उतना ज्यादा ठीक रहेगा और इसीलिए स्पीकर महोदय से ये गुजारिश की गई थी कि कल 5:30 बजे तक वो कोई अंतिम निर्णय पारित न करें और ऐसा ही एक उन्होंने जो है पत्र कोर्ट के सामने भी पेश किया था कि हम इसमें अभी 5:30 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, समय दे रहे हैं और विधायकों को ताकि वो अपना जवाब यदि कोई पेश करना चाहे तो पेश कर सकें। तो एक तरह से प्रक्रिया पर रोक नहीं है और स्पीकर महोदय ने एक कानूनी तारतम्य को देखते हुए, संवैधानिक परिस्थितियों को देखते हुए एक सेल्फ रिस्ट्रेंट बरता है जो मैं समझता हूँ अप्रिशिएबल है और होना भी चाहिए। न्यायपालिका की गरिमा को देखते हुए ये जो डिसीजन लिया गया है वो ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल उचित है। और अब जो प्रकरण के अंदर सुनवाई होनी है, चूंकि अब एक केवल जिसे रिजाइंडर कहा जाता है, जो तर्क दिए गए हैं सरकार की ओर से या यूं कहें कि स्पीकर साहब की ओर से, उन तर्कों के विरुद्ध में जो भी कहना है याचिकाकर्ताओं को उसको सुना जाना है। लेकिन वो तो ये दलीलें भी दे रहे हैं कि हाईकोर्ट तक इन चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि संवैधानिक पद होता है स्पीकर का और उसकी अपनी शक्तियां होती हैं। हाँ, ये बात सही है और 10वीं अनुसूची के एक पार्ट के अंदर ये कहा गया है कि कोई कोर्ट में स्पीकर का निर्णय चैलेंज नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है और मैं समझता हूँ शायद अब तक वो बहस में कहीं उठा भी नहीं है जो उठना चाहिए था, कि जो स्पीकर के सामने याचिका गई थी, महेश जोशी जी की जो याचिका थी, उसको किसी ने चुनौती नहीं दिया है। कोई ये नहीं कहता कि महेश जोशी ने जो शिकायत की वो शिकायत ही सिरे से झूठी है, मनगढ़ंत है, गलत है, गैर तथ्यों पर आधारित है, इसलिए इस शिकायत को भी क्वेश किया जाए। ऐसी प्रेयर नहीं है कि शिकायत को क्वेश किया जाए। वो तो सिर्फ केवल एक लिमिटेड पॉइंट, नोटिस क्यों दिया गया? हाँ बिल्कुल, केवल एक लिमिटेड पॉइंट पर गए कि साहब हमें नोटिस क्यों दे दिया। अगर आप ये कहते कि महेश जोशी जी ने जो शिकायत की है वो गलत है और महेश जोशी ने जो शिकायतों में तथ्य लिखे हैं वो गलत हैं, तो हो सकता है कि आपकी याचिका का भार, जिसे कहते हैं वेट, थोड़ा बढ़ जाता।
आपने एक बहुत लिमिटेड और थिन लाइन पर उसको चैलेंज कर डाला और आपने कहा कि नोटिस जो दिए गए हैं वो गलत हैं। अब नोटिस जो दिए गए हैं वो गलत है, इसका मतलब अगर दूसरी लाइन पढ़ी जाए कि महेश जोशी ने जो शिकायत की, हो सकता है वो अपनी जगह पर सही हो, लेकिन जो नोटिस जिस तरीके से दे दिया वो गलत है। तो ये तो प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, इसलिए कोर्ट, अच्छा अब एक पेज यहां ये फंस गया कि आपने अपने विधायकों को, आपने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया, उनको एक्सपेल कर डाला। अब वो ये कहते हैं कि कोर्ट का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है। अब वो ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने जब निकाल ही दिया बाहर तो फिर विप किस बात की हमारे ऊपर, और ये एक्शन किस बात का। और जो कोर्ट का सवाल है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन और ये एक्शन जो है दोनों एक साथ कैसे चलेंगे। या तो वो आपकी पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, अगर पार्टी से बाहर कर दिए गए तो उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि 2A ये कहता है कि अगर वो स्वतः पार्टी से बाहर हो जाते हैं, कुछ ऐसा कृत्य करते हैं, अब उस पर उनकी दलील ये होती है कि भाई आपने हमें कहीं पर बुलाया, सीएम हाउस में बुलाया या कहीं फेयरमाउंट होटल में बुलाया, तो क्या वो हमारा एक्शन ऐसा हो गया कि हम सदन में नहीं गए जैसे के बराबर मान लिया जाएगा। तो इस पॉइंट पर कोर्ट को निर्णय करना है, और मैं समझता हूं ये एक बहुत गंभीर संवैधानिक विषय है जिस पर आने वाली व्यवस्था कई सारे राज्यों के अंदर, न केवल राज्यों में बल्कि संसद के अंदर भी एक नजीर के तौर पर पेश होने वाली है, जहां पर भी माननीय विधायकगण या माननीय संसद के अंदर सांसद महोदय चुन करके जाते हैं, वहां यदि कोई विप का इशू आएगा जो एक्स्ट्रा हाउस विप कहें एक तरह से हम, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, इस हाउस के बाहर के लिए विप जारी की गई कि आप सद हमारे चुने हुए लेजिस्लेटर्स हैं, आपको इस जगह पर आना है। तो अगर चुने हुए लेजिस्लेटर्स को पार्टी कोई निर्देश देती है या चीफ विप कोई निर्देश देते हैं, तो क्या केवल इसलिए कि चीफ विप ने कोई निर्देश दे दिया वो विप 10वीं अनुसूची की विप मान ली जाएगी? एक प्रश्न ये तय होना है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये साथ में तय होना है कि एक मुकदमा, जो मैं पहले कह रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी, कि कोर्ट के सामने मामले आते हैं, न्यायालय में हर दिन कोई ना कोई फ्रिवलस लिटिगेशंस आती है, और आप और हम सुनते ही हैं कि कोर्ट ने कहा भाई 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगा रहे हैं इनके ऊपर। तो वो कॉस्ट क्या चीज है? वो यही है कि मामला झूठा आया है, फर्जी मुकदमा आया है। अब जब तक आप जो संस्था उसको तय करने वाली है, जैसे न्यायालय में न्यायपालिका है या जज हैं, वैसे ही विधानसभा में स्पीकर है। अगर स्पीकर के सामने आप जाके बताएंगे नहीं, भले ही आपको उन पर विश्वास है नहीं है, क्या परिस्थिति, आप जाके एक बार ये नहीं कहेंगे कि देखिए साहब ये याचिका इस तरीके से फर्जी है, और जो महेश जोशी जी ने याचिका लगाई थी इसमें वो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिसकी वजह से 10th शेड्यूल के तहत क्वालिफाई करे एक पिटीशन की फॉर्म में। तो इसलिए आप इस पिटीशन को सिरे से खारिज कीजिए, ये पिटीशन प्रोसेस का अब्यूज है। अब आपने न तो स्पीकर के सामने ये बात कही है, न ही इन्होंने ये बात कोर्ट के सामने कही है, परंतु एक थिन लाइन है, वहां ये कहते हैं कि अब कोर्ट ये तय कर दे कि विधायक सदन में या स्पीकर के सामने तो ये बात नहीं कहेंगे कि ये देखिए ये महेश जोशी की याचिका गलत है। आपको नहीं लगता कि जानबूझकर इस मामले को लटकाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई? क्योंकि अगर चाहते तो सीधे सीधे जवाब दे सकते थे, क्योंकि कारण ही तो पूछा था कि आप किस वजह से नहीं आए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये टाइम गेन किया जा रहा है कि किस तरह से तोड़फोड़ करी दी जाए किसी पार्टी में। और मेरे तो एक चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, मैं कई अपने मित्रों से चर्चा करता रहता हूँ कि ये दोनों ही पार्टियां हैं जो डेमोक्रेसी के लिए लेजिस्लेचर एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो क्या पार्टियों को अपने एमएलओ पे विश्वास नहीं है? चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बाड़ाबंदी क्यों कर रही है? अपने अपने विधायकों को बोल दो कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और फ्लोर पे उसको वोट दे दो। और विप जारी कर दिए तो देख लो कहाँ एंटी डिफेक्शन में आएगा, उसको पार्टी से निकाल दो या उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये बाड़ेबंदी करना, आज सारा स्टेट राजस्थान का कोरोना से लड़ रहा है, कोरोना की बीमारी में सीएम कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या मॉनिटरिंग है, केस पे केस बढ़े जा रहे हैं, और एक बाड़ा बैठा है फेयरमाउंट में, एक बाड़ा बैठा है दिल्ली में। तो भाई जो ये मतदाता हैं, इन्होंने आपको चुना किस लिए है? बिल्कुल इसलिए चुना है कि आप फॉर सेल का एक अपने ऊपर बोर्ड लगा के मैदान में घुस जाओ कि भाई मुझे खरीद लो, कोई मेरे बोली लगाओ, कोई 20 लाख। और वो भी तब जब देखिए महज 1.5 साल ही हो पाया सरकार बने। हाँ, और मैंने तो आपको पहले भी, अभी आपकी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ हमारा ये डिबेट का था उसमें मैंने वहां भी बताया था कि मेरी खुद की एक पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जो मैंने एक जनहित याचिका लगाई है कि क्यों ना ऐसे विधायकों से जो पार्टियां छोड़ के दोबारा इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि जैसे मेरे भाई ने बोला अभी कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि दोबारा इलेक्शन कब होना चाहिए, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या 5-7 कारक और लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ जहां मृत्यु होने से इलेक्शन होता है वहां तो कोई बात नहीं है, पर यदि जो दूसरे कारक हैं जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हो रहे हैं, तो ऐसे एमएलए
जो किसी भी कारण से पार्टी छोड़ते हैं और उनके दोबारा उसका इलेक्शन होता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ इलेक्शन इन नेताओं से लेनी चाहिए। मैंने रिसर्च किया, मध्य प्रदेश कर्नाटका में जो हुआ उसमें मैंने गूगल पे जाके जब देखा, हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन को 27 से 35 करोड़ रुपया एक एमएलए के इलेक्शन पे खर्च करना होता है। जब इतना करोड़ों रुपया खर्च होता है तो ये करोड़ों रुपया आम जनता को देना पड़ता है। माचिस साबुन में जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स बढ़ता है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ता है, और वो सारा रुपया इकट्ठा होके ऐसे नुमाइंदों को हम लोग चुनते हैं जो सिर्फ 1 साल तक ही एक पार्टी में जो सिर्फ रहना अपना चाहते फायदा देखते हैं और जनता की उन्हें जनता फिक्र की नहीं परवाह रहती। नहीं उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं 1 साल पुनीत जी। रहने के बाद दोबारा फॉर सेल अपने ऊपर एक लेबल लगा के बाजार में निकल जाते हैं। पुनीत जी, राजनीति में हम शुचिता की बात करते हैं, स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं और इसी को लेकर शपथ भी लेते हैं, लेकिन तब क्या जब सिर्फ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, वहां सिर्फ सत्ता का लाभ लेना है, वहां नजर नहीं आती क्या जनता और क्या और चीजें? सिंह साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग चुनकर आए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो राज चलाएं, प्रशासन चलाएं, शासन चलाएं। और अभी जो कालखंड है जिसमें राजस्थान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है, राजस्थान उससे अछूता नहीं है। कोरोना का जिस तेजी से प्रसार हो रहा है, जिस प्रकार टिड्डी दलों का हमारे यहाँ पर आक्रमण हुआ, जिस प्रकार शासन प्रशासन के बाड़ाबंदी में चले जाने के कारण अपराध की स्थिति बनी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उस स्थिति के अंदर क्या बाड़ाबंदी कर कर ही राज चलाया जाएगा? अगर ये स्थिति और कितने दिन चलेगी? एक ही पार्टी के कुछ लोग फेयरमाउंट के अंदर हैं, एक ही पार्टी के कुछ लोग राजस्थान से बाहर मानेसर के अंदर हैं, उनके बीच में जो भी विवाद है उस विवाद का खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। लेकिन कारण तो आप ही को मान रहे हैं ना। कारण कोई किसी को माने उससे मतलब नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि ये दो नेताओं के अहंकार की लड़ाई है जिसमें एक दूसरे को नकारा, निकम्मा, धोखेबाज और ना जाने किन किन शब्दों से पुकारा जा रहा है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। पिछले 20, 25, 30 साल की राजस्थान की राजनीति को देखा है जिसके अंदर कभी इस प्रकार के शब्द अपने ही पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा हो, या कोई पीसीसी अध्यक्ष अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एक स्थिति उत्पन्न कर रहा हो जिसमें सरकार अस्थिर हो रही हो। तो ये सारी स्थितियां हैं, उस स्थितियों का जिम्मेदार कांग्रेस और कांग्रेस का आला कमान है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, मैं अनेक बार कह चुका हूं, हम लोग दर्शक हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है राजस्थान की सरकार मौका मिलते ही गेन भी कर लेंगे जो लेना चाहते हैं वो। प्रदीप जी, लेकिन आपको भी ये चीज समझनी होगी कि इससे पूरी पार्टी की छवि पर असर पड़ता है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है दिव्या जी, पर आपको स्थिति देखनी होगी। दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस बार हमारी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हमारे कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष ने ये स्थिति पैदा की है। ये ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई। लेकिन सवाल ये कि ये स्थिति पैदा क्यों हुई? इसलिए पैदा हुई कि इस खरीद फरोख्त का जो मेन जिम्मा है वो एक राजनीतिक दल है जो हमारे सामने है, उसने स्थिति पैदा की है क्योंकि उसने उसको बरगलाया है। उस व्यक्तित्व में एक क्षमता है। आप कह रहे हैं आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि बरगला रहे हैं? बीजेपी ने बरगलाया है। ये बात सिद्ध हो चुकी है और मैं पहले भी इस बहस में कह चुका हूं कि जब पिछली बार राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर जब ये इकट्ठा होना चाहते थे दौसा में, उस दिन ही ये प्रोग्राम बन गया था और सूत्रों से जानकारी मिल गई थी कि इस तरह का ये प्रोग्राम बन गया है और वो दिल्ली, ये जितने भी विधायक जा रहे थे वो सब दिल्ली पलायन करने वाले थे, इसकी सूचना सरकार को हो गई थी और उसी दिन से ये सब शंका में आ गए हैं। उसके बाद से इनको देखा जा रहा था और उसके बाद निरंतर ये चीजें बढ़ती चली गई हैं और इसके सबूत मिले। अभी आपको सारे जो बसपा के विधायक हैं और जो सारे लोग इकट्ठे हैं आज वो कह रहे हैं कि हमको 35 करोड़ का ऑफर दिया गया। इसी को लेकर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर, इसी को लेकर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। एक बात बताइए ना सर, अगर जिसके अंदर ईमानदारी है और अगर उसको कोई आकर खरीदना चाहे तो वो उसका जब तक ईमान गवाही नहीं देगा वो कैसे बिक जाएगा? यही तो दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जिसको केंद्र कांग्रेस सरकार ने या कांग्रेस दल ने सब कुछ दिया, 42 साल की उम्र में उस आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाया जिसका भविष्य बिल्कुल सामने था, आने वाले समय में वो कांग्रेस का एक भविष्य हो सकता था, उस आदमी का ईमान डिग गया और उस आदमी ने इस ईमान डिगने के लिए 19 आदमियों को भी बरगलाया। आज वो स्थिति पैदा हुई कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने वो कह रहे हैं कि उनको सम्मान ही नहीं मिला पार्टी में जो मिलना चाहिए क्योंकि भाजपा जब से राज में आई है तब से वो पैसे की राजनीति करती है, पैसे का दम दिखाती है। आप देखिए सचिन पायलट के इस सारे मामले में, अदालत के मामले में उनके कॉर्पोरेट के जो वकील हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं वो उनकी पैरवी कर रहे हैं।
5 स्टार होटल में हरियाणा में, वो मानेसर में, वो उनका आतिथ्य कर रहे हैं। फेयरमाउंट तो धर्मशाला बताइए, है। पुलिस जो है वो हमारी फेयरमाउंट तो धर्मशाला सर, एक बार बताओ, आप बीजेपी को एग्जांपल गिनाते हैं ना प्रदीप जी, आप बीजेपी को एग्जांपल गिनाते हैं चीजों को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र में क्या किया आपने, कैसे चल रही है सरकार सबको पता है, बस ये है कि वो चल रही है, देखिए नाम के लिए चल रही है वहाँ आपका सहयोग है, लेकिन बयान अलग अलग आते हैं, वहाँ कैसे चल रही है सबको पता है। बावजूद भी हम उस गठबंधन को बनाए हुए हैं और हमारी तरफ से जो समझौते हो सकते हैं हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। बट सवाल ये है कि किसी व्यक्ति विशेष की निष्ठा अगर पैसे में ही है और उसका ईमान दिखता है तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है और उसका भविष्य अब अंधकार में है। अब वो हिंदुस्तान की राजनीति में आने वाले समय में उसका भविष्य अंधकार में है। कांग्रेस ने जो उसको दिया वो सब मिट्टी में मिल गया। अब मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस दे सकती थी आने वाले समय में उससे वो वंचित हो गया। लेकिन ये तो लड़ाई ओल्ड वर्सेस न्यू की हो रही है अब कांग्रेस में, ये तो बहस दोनों ये पार्टी चीज में को है। लेकर आप बीजेपी ओल्ड की बात वर्सेस कर न्यू रही को हैं, लेकर आप बहस बिल्कुल है। ठीक कर रही हैं क्या? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। नहीं, ये लड़ाई हो गई है सर, ये अंदर से बयान आ रहे हैं, सब जगह है, समाज में है, पार्टियों में है, ओल्ड देश में वर्सेस है। न्यू की लड़ाई हो गई है जनता वहाँ। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बेहतर ढंग से नेतृत्व का शिफ्टिंग हुई है, बहुत बेहतर ढंग से। सत्ता केंद्रित है, एक सत्ता दो व्यक्तियों में केंद्रित है, कोई दो सत्ता व्यक्तियों में ही केंद्रित नहीं है, कोई दो सत्ता व्यक्तियों में पुनीत व्यक्तियों जी, में आप- केंद्रित है। आपके घर में भी क्या है सबको पता है। हमारे यहाँ पर पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसके तहत कार्रवाई होती है। ये कांग्रेस का आला कमान हुआ करता था जिसकी इच्छा से मुख्यमंत्री बदल जाया करते थे, लेकिन आज कांग्रेस का आला कमान इतना कमजोर हो गया है सुनिए कि वो पुनीत अपने जी, मुख्यमंत्री, अपने उप सुनिए मेरी मुख्यमंत्री। बात पुनीत जी, आपका दौर भी हमने देखा था जब सेंट्रल में और राज्य में आप दोनों की सरकार थी, फिर भी अलग अलग चीजों को लेकर होते थे गतिरोध। गतिरोध होना हाँ, कोई बुरी बात नहीं है, उस चीज को भी समझना होगा ना। गतिरोध होना कोई बुरी बात नहीं है, मतभेद होना कोई बुरी बात और नहीं अभी है, भी ऐसे ही हाल पर है। मनभेद इस अभी स्तर भी पर ऐसे ही हाल पहुंच है। जाए कि लड़ाई सड़क पे चले जाए, लड़ाई कोर्ट में चले जाए और एक प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री लेकर अपने क्या उप हुआ था? मुख्यमंत्री से बातचीत करना बंद कर दे, अपने ही मुख्यमंत्री को दगाबाज बताना शुरू कर दे, अपने ही मुख्यमंत्री को निकम्मा और नकारा बताना शुरू कर दे। ऐसे निकम्मा और नकारा व्यक्ति को, जिसको अशोक गहलोत जी जानते थे कि वो 6 साल से निकम्मा नकारा है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया? सर मुझे ना हंसी भी आती है इस बात पे, आप ये बताइए ना, ये तो उनके घर का मामला है, वो नकारा कहें, निकम्मा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आपको दर्द क्यों हो रहा है मुझे ये बताइए ना। आपको इतनी सहानुभूति कहां से आ गई? हमें सचिन पायलट जी के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, ना अशोक गहलोत जी के इनके साथ सहयोगी सहानुभूति हैं। है, अब वो लेकिन इनके हमें सहयोगी हैं। सहानुभूति राजस्थान की जनता के साथ है, जिस 8 करोड़ जनता ने अपनी शासन प्रशासन की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कांग्रेस सरकार को राज चलाने के लिए 5 साल दिए। उस कांग्रेस सरकार ने पहले दिन से एक अलोकतांत्रिक ढंग से काम करना शुरू किया, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुए, उसी में उन्होंने जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनकर आए थे उस बसपा को अपने में शामिल कराया। कल तक जो बीटीपी के कार्यकर्ता, बीटीपी के एमएलए बता रहे थे कि पुलिस उनकी चाबी निकाल कर ले जा रही है, पुलिस उनको कहीं आने जाने नहीं दे रही, आज वो आ गए। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो बीएसपी और बीटीपी की हो रही है। आपने नहीं किया था, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। मध्य प्रदेश में क्या किया, कर्नाटक में, गोवा में, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। 73 विधायक थे, एक विधायक हम बाय इलेक्शन चलिए में आ गए। लौटूंगी से चर्चा पर वापस लौटते हैं। एसके सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हरीश साल्वे जी एक बार फिर से अध्यक्ष की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधायकों का पक्ष जाने बिना ही उन्होंने तो मन बना लिया है कि उन्हें आगे क्या करना है। मैं सुन नहीं पाया, प्लीज थोड़ा। जी, हरीश साल्वे जी ने एक बार फिर से वही मंशा को लेकर सवाल उठाए हैं कि वो तो पहले से ही मन बना चुके हैं, नोटिस का जवाब देना दें, लेकिन उनके मन में क्या है वो पहले से सेट है। नहीं, ये तो उनको लिखित में एफिडेविट पेश करने पड़ेंगे ना साहब, उसके बाद ही मानेगा कोर्ट। अभी वो बहस के दौरान उन्होंने ये सब चीजें कही हैं। अभी तो साहब बहस में वो क्या क्या कह रहे हैं, अल्टीमेटली फाइनली जब वो कंक्लूड करेंगे उस पर निर्णय तय होगा कोर्ट से। बिल्कुल, लेकिन एसके सिंह जी, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी, जो एसओजी ने नए तथ्य जुटाए हैं, क्या उनको भी आधार बनाएंगे अब स्पीकर, क्योंकि वो भी फैसला पेंडिंग है, कल तक का वक्त है उसके लिए। देखिए, एक जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो एक अलग तरीके की चीज़ें हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर महोदय जो निर्णय ले रहे हैं, उनका जो स्कोप ऑफ एरिया ऑफ जुडिक्शन जिसको कहा जाएगा ना, वो सिर्फ उस कंप्लेंट के आधार पर दिया जाएगा जिस पर उन्होंने नोटिस दिया है। उसके आगे वो आगे नहीं बढ़ सकते कि आगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है जिस पे कॉग्निजेंस स्टेट ले रहा है, स्टेट माने सरकार लेती है, और इसमें कोई दखल स्पीकर महोदय का नहीं होता है। बिल्कुल। अभिनव जी, लेकिन आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अध्यक्ष जो है अब एक एक केस को 1 बाय 1 देखेंगे। 19 विधायक हैं, लेकिन हर किसी का कारण अलग अलग हो सकता है। देखिए, आप ही के चैनल पर पिछले कुछ दिनों की डिबेट में मैंने एक बात ये कही थी
कि ये जो 19 विधायक हैं इन्होंने एक ज्वाइंट पिटीशन पेश करी है और मैं समझता हूं कि सबका कॉज ऑफ एक्शन अलग है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं कैसे डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं, ये तो हर व्यक्ति को इंडिविजुअली बताना पड़ेगा ना कि मैं कैसे डिस्क्वालीफाइड नहीं हूं। और संभवतः ये ग्राउंड लिया भी गया है, बात हुई भी है, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी आए हैं इस बारे में। हर व्यक्ति के संबंध में एक स्पष्ट रूप से नोटिस अलग अलग गया है, अलग अलग उसके कारण उसको असाइन करने पड़ेंगे। हर व्यक्ति का कोई एक रीजन तो हो नहीं सकता है। भाई आप उप मुख्यमंत्री के रूप में किस प्रकार से डिससेटिस्फाइड थे, आपका कोई रीजन रहा होगा, आप नहीं आए, आपने या पार्टी में नहीं आना चाहते थे, आपने कोई मीटिंग का रीजन रहा होगा, हो सकता है विधायक का दूसरे का कोई और कारण रहा हो, किसी और विधायक का दूसरा कारण रहा हो। तो हर किसी के अपने निजी और नितांत कारण अलग हो सकते हैं और स्पीकर को तो ये जवाब देना नहीं चाहते। ये 19 लोग ये कहते हैं कि हम तो स्पीकर को बेसिकली एक लाइन में कहा जाए तो कुछ मानते नहीं है। देखिए उन्होंने एक नोटिस दिया है, हम उस नोटिस को ही कुछ नहीं मानते क्योंकि वो नोटिस सारहीन है। अब सारहीन जिस याचिका के आधार पर है उस याचिका को सारहीन कोई नहीं कहता। वो ये नहीं कहते कि महेश जोशी जो लिख दिया वो गलत लिख दिया, महेश जोशी ने जो कहा वो गलत था, या वो नोटिस जिससे हमें बुलाया गया था विधानसभा के बाहर व्हिप के रूप में उसको भी चैलेंज नहीं किया कि ये वो नोटिस जिसपे हमें बुलाया गया था वो नोटिस भी अपने सिरे से गलत था, वो नोटिस जारी नहीं हो सकता इन द फॉर्म ऑफ अ व्हिप, उसको आप व्हिप नहीं बता सकते हैं, तो वो भी चैलेंज नहीं है। एक जैसे कहते हैं ना बहुत जल्दबाजी में कई क्वेश्चंस कोर्ट के सामने गए। अब चूंकि देखिए कोर्ट के सामने क्वेश्चंस आ गए हैं और उन्होंने प्रेयर में ये कह दिया कि प्रक्रिया पूरी तरह गलत है, तो मैं समझता हूं कि क्या आधार लिए गए वो एक तरह से कभी कभार सबसाइड हो जाते हैं, क्योंकि मौखिक आधार भी लिए जाते हैं कोर्टों में बहुत बार। और हमारे ग्राउंड्स में एक ग्राउंड होता है कि अदर ग्राउंड शैल बी अर्ज्ड एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द रेट पिटीशन, तो समझ लिया जाए कि पढ़ा हुआ माना गया, ऐसे विधानसभा में होता है वैसे कि हमने लिया हुआ मान लिया जाएगा। तो अब कोर्ट को देखना है कि वो जो प्लीडिंग्स स्पेसिफिकली नहीं है वहां पर, उन प्लीडिंग्स को क्या लेने के लिए अगर वो मौखिक रूप से लेते हैं उसको कोर्ट कितना एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर यह है कि यदि डिप्टी स्पीकर जो हैं या 19 विधायक जो हैं वो अपने विधायक दल की बैठक में नहीं गए, बुलाया गया विधायक दल की बैठक में नहीं गए, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन का एक ग्राउंड हो सकता था। और हमने जब पिछले कुछ दिनों में डिबेट्स में ये बातें कही तो संभवतः उसके बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन और हुआ वो ये भी कह रहे थे कि 3 दिन का जो वक्त है वो बहुत कम है, तो 7 दिन तो ऑलरेडी हो जाते हैं। अब स्पीकर बिल्कुल, अब स्पीकर ने ये कहा कि भाई ठीक है, धीरे धीरे करके शनै शनै कोर्ट में पेंडिंग रहते हुए भी वो पक्ष आगे चला गया। अब उनके तरफ से संभवतः उनको राय ये दी गई हो सकती है या इंटरनली उन्होंने डिस्कस करके ये माना हो कि जब हम कोर्ट में चले ही गए हैं तो हम अब जवाब क्यों दें, अब तो न्यायालय में सब जुडिशियल मैटर न्यायालय देख लेंगे। लेकिन वो जो 3 दिन का समय था वहां एक मैं समझता हूं प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन इस बाबत रेस किया जाना चाहिए था कि महेश जोशी जी ने जो याचिका पेश करी है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके खिलाफ कोई एक एफआईआर गलत दर्ज हो जाए। तो जब एफआईआर झूठी या गलत दर्ज हो जाती है तो हम सेक्शन 482 सीआरपीसी में एक पिटीशन हाईकोर्ट में पेश करते हैं और हम कहते हैं कि मेरे विरुद्ध जो ये प्राथमिकी दर्ज की गई पुलिस द्वारा, जैसे हाल फिलहाल एसओजी ने किया है, और वो 19 विधायकों में से जो भी पीड़ित विधायक हैं यदि वो चाहें तो हाईकोर्ट आ सकते हैं कल ये कहते हुए कि हमें डबल जियोपार्डी करी जा रही है। एक तरफ उसी मुद्दे पे एसीबी कर रही है जांच, एक तरफ एसओजी कर रही है जांच। ये एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर नहीं चल सकती, इन दोनों एफआईआर को या तो क्लब किया जाए या इनमें से एक एफआईआर को क्वैश किया जाए। और दूसरी एफआईआर भी जो है वो अनफाउंडेड या जिसे कहते हैं बिना किसी सबस्टेटम के दर्ज कर ली गई है उसको चैलेंज कर। ठीक वैसे ही जैसे क्रिमिनल पिटीशन के अंदर हम कभी कभी प्राथमिकी यानी एफआईआर को चैलेंज करते हैं, वैसे ही महेश जोशी साहब ने जो कंटेंट लिखे या जो नोटिस दिया गया उन सबको भी चैलेंज किया जाना चाहिए था। तो एक तकनीकी बिंदु कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रथम दृष्टिया एक मेजर इशू जो तय होने वाला आज की तारीख में है वो ये कि क्या ये विप की श्रेणी में आता है अथवा नहीं। यदि इसका आंसर है हाँ ये विप की श्रेणी में आता है तो 19 विधायकों के विरुद्ध स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे और बखूबी करेंगे। और यदि ये कोर्ट ये तय करती है कि नहीं आपकी विप जो है वो केवल सदन के भीतर या सदन के भीतर होने वाली कार्रवाई के संबंध में लागू हो सकती है, सदन के बाहर आप अपने विधायक मंडल के बैठक के सदस्यों को बुलाने के लिए विप जारी नहीं कर सकते हैं, तो अगर इस प्रकार के विप को सदन की विप यानी जो 3rd कॉन्स्टिट्यूशन का पेन शेड्यूल है उसमें नहीं माना जा सकता। अभिनव जी, क्योंकि वो खुद ये चीज बोल रहे हैं कि भाई हमने तो अपनी तरफ से ना तो अभी किसी हम दल में गए, ना कोई ऐसी मीटिंग पब्लिकली हमने कुछ भी नहीं कहा है। दूसरा ये कि अगर हम कई चीजों से सहमति नहीं रखते हैं तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये दूसरा आधार है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उनकी तरफ से मतलब जो नोटिस वाला पक्ष है यानी महेश जोशी पक्ष जो है वो ये कहते हैं कि साहब इन्होंने वॉलंटरीली गिविंग अप देयर मेंबरशिप फ्रॉम अ पार्टी, ये एक टर्म है। तो अब प्रश्न इस पर भी आ रहा है कि क्या इसको वॉलंटरीली गिविंग अप फ्रॉम द पार्टी माना जाएगा कि उनका कृत्य ऐसा था कि उन्होंने अपनी पार्टी से स्वयमेव अपने कामों के जरिए अपने एक्शन के जरिए ये बता दिया कि वो दे आर नो मोर कांग्रेस या दे आर अगेंस्ट कांग्रेस।
तो ऐसा करने से ये मान लिया जाएगा कि आपकी सदस्यता स्वतः उस पार्टी के अंदर समाप्त हो गई है। अब इस विषय पर भी कोर्ट को यह देखना है कि ऐसा क्या कृत्य किया सचिन पायलट और इन सभी 19 विधायकों ने जिस पर पार्टी ये कहती है कि इन्होंने हमारी पार्टी के विरोध में किया। अब सबसे बड़ी बात यह कि एक स्टेटमेंट आया था, अब उसकी सत्यता तो सबके सामने ही है। वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ये कहते हैं कि यदि सरकार अल्पमत में आ गई है तो ये सरकार अल्पमत में आ गई है। इस पर महेश जोशी का जो पक्ष है, जो कोर्ट में है, वो ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट अपने आप में ये दर्शाता है कि एक चुने हुए विधायक जिनको हमने उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया, हमारे मुख्यमंत्री के बराबर समकक्ष उनको हमने रखा, और जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी है, ये एक डाउन द लाइन अलग चीज है। एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो है कांग्रेस पार्टी की वो अलग है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव हायरार्की थी उसमें वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और ये 19 विधायक उनके साथ जो गए। अगर हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें ये कहता है, जिसको हमारी पार्टी ने इलेक्शन लड़वाया, इलेक्शन लड़ा के जीत के आने के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया, और वो हमारे ही मुख्यमंत्री को चैलेंज करके ये कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो बहुमति नहीं है। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम क्या करें? अब ये एक देखिए कई चीजें इसमें क्या है कि लीगल के साथ साथ मॉरल एंगल्स भी इन्वॉल्व हैं। को समझना होगा एसके सिंह जी। लेकिन देशद्रोह जो नोटिस इसको लेकर जारी किया गया, क्या आपको लगता है ये करप्शन का मामला बनना चाहिए था? क्योंकि इसको लेकर भी थोड़े अलग अलग रिएक्शंस मिल रहे हैं। देखिए, मैंने एफआईआर पढ़ी नहीं है, तो जब तक मैं एफआईआर ना पढ़ लूं तो इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन आपने देखा ना आज मलिंगा जी को सुना कि वो खुले तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सामने आता है मीडिया के और ये जाहिर तौर पर कहता है कि हाँ मुझे खरीदने की कोशिश की गई, 35 करोड़ रुपए में मुझे खरीदने की कोशिश की गई। देखिए, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। मेरा मानना यह है कि ये जो 6 बसपा के विधायक हैं, ये प्रजातांत्रिक सिस्टम में चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। आज के समय में सबकी अपनी जो जिम्मेदारी है वो बिल्कुल फिक्स है। जनता के प्रति वो जवाब दे हैं। उनको दिख रहा है कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, जिसमें भाजपा जिस तरह का ये खरीद पर काम कर रही है, उनको लगता है कि वो अकाउंटेबल हैं। वो अपने सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, उसके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको विकास चाहिए। विकास सिर्फ सत्तारूढ़ कांग्रेस ही दे सकती है। इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि वो अपने प्रदेश के सामूहिक विकास के लिए कांग्रेस से मिलकर के वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं। ये उनका ध्येय है। इसीलिए बीएसपी के सभी विधायक मिलकर के ये बात कह रहे हैं कि हम कांग्रेस जाना चाहते हैं। वो किसी तरह का भ्रम नहीं पाल रहे हैं। उन्होंने अपनी बात साफ कह दी है कि हम विकासशील सरकार के साथ जाएंगे और जैसा भी जो भी जरूरत होगी उसको समर्थन करेंगे। उसका मत स्पष्ट है और वो खुलेआम सब मिलकर के एक साथ एक आवाज में अशोक गहलोत जी को समर्थन दे रहे हैं। बस आजकल तो सर यही चल रहा है कि कौन समर्थन किसको दे रहा है, और इसीलिए हम देख रहे हैं दोनों तरफ बाड़ेबंदी भी चल रही है। जनता की फिक्र किसी को नहीं है कि कहाँ क्या काम हो रहा है और क्या करना चाहिए था, क्योंकि टिड्डी और सरकार अपना काम कर रही है। सरकार वहीं पर उस होटल से अपना काम कर रही है। सरकार ने काम बंद नहीं किया। सरकार के सभी मंत्री अपना विभागीय काम वहां से कर रहे हैं। बस स्थिति जो है उसके साथ ही बात हो रही है कि विकास का सारा काम सरकार का चल रहा है। कोरोना की भी सारी मॉनिटरिंग हो रही है। सारी चीजें सरकार नियत तरीके से काम कर रही है। सरकार कहीं भी ठप नहीं बैठी है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं 2 बात कहना चाहूँगा। प्रदीप जी कह रहे हैं कि बीएसपी के जो लोग हैं वो इसलिए कांग्रेस के साथ आ गए ताकि वो विकास चाहते हैं, और विकास सिर्फ सत्ताधारी दल ही कर सकता है। तो क्या कांग्रेस और बसपा के अतिरिक्त जो 70-80 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ विकास नहीं किया जाएगा? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? क्या इस तरीके से किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें काम करती है कि जहां पर उनका विधायक नहीं जीता है वहां पर वो काम नहीं किया जाता? ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। इस शासन व्यवस्था में जिसको मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाऊं, वो तीसरी बार के मुख्यमंत्री पहली बार के जो 2 मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत साहब, उनसे बिल्कुल अलग है। एक बेबस लाचार किस्म की शख्सियत उनकी नजर आने शुरू हुई है, जिसके अंदर न तो उनका नियंत्रण पार्टी पर है, न उनका नियंत्रण अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर है, न उनका नियंत्रण के ही ये दोनों लीडर एक वक्त में एक साथ नजर आते थे, लेकिन अब देखिए दूरियां कितनी ज्यादा हो चुकी हैं। देखिए, अभी आपने जो वक्तव्य दिखाया है पायलट जी का और जिसके बारे में योगेश जी बात कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं अभी भी ये लग रहा है कि सचिन पायलट ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई गली निकले और किसी तरह से वो आलाकमान या कांग्रेस के साथ कहीं पर संपर्क बना रहे। क्योंकि जो भी आरोप और जो बात हो रही है कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उनके बारे में, जो गुस्से का व्यवहार उन्होंने किया है, और पहली बार 40 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार मैंने देखा है कि अशोक गहलोत जी ने अपना
मतलब टेम्पर को इतना एग्रीवेट करते हुए देखा है या इतना गुस्से में बोले हैं, तो मैंने 40 साल के राजनीतिक जीवन में उनको कभी इस तरह नहीं देखा। वो ना भावना व्यक्त करते हैं ना गुस्सा व्यक्त करते हैं, बहुत ही एक संवेदनशील और बहुत ही संतुलित व्यक्तित्व हैं। तो मैं कहता हूं आपको कि अभी भी इस बात को देखिए, उन्होंने आक्रमण किया है, अटैक किया है, उन्होंने कह रखा है कि अगर वो अपनी गलती माने तो कांग्रेस माने तैयार में गले लगा लूंगा। उनकी कंडीशन है कि वो अपनी गलती माने। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का रेस्पॉन्स सचिन पायलट जी दे रहे हैं उसमें 100% ये गुंजाइश है कि वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता देख रहे हैं। वो किसी आरोप को या किसी उनके वक्तव्य को खंडन नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ये बात तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो एक गली चाहते हैं इस तरीके के संबंध में, मतलब आप कह रहे हैं कि वापसी हो सकती है, संभावना बनी रहे। आप भी कह रहे हैं वापसी हो सकती है? उनका ये प्रयास लगता है मुझे, ये मेरा अनुभव कहता है। लेकिन बीजेपी ये होने देना नहीं चाहती है पुनीत जी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन प्रदीप जी जो बात कर रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि मैं निकम्मे शब्द पर से वो बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं पर सरप्राइज नहीं हुए। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, आपने नहीं ये मेरा कहा, स्टेटमेंट नहीं है, आपने नहीं कहा, सचिन पायलट जी ने कहा, जो कहा वो कहे। और निकम्मे शब्द कहने पर मैं कोर्ट जाऊंगा, निकम्मा शब्द जिन्होंने कहा उनके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। फिर भी प्रदीप जी को यहाँ बैठे हुए आशा है कि सचिन पायलट जी किसी भी तरीके से कांग्रेस में शायद वापस आ जाएंगे। और गहलोत साहब के बयान, उनका प्रयास है, उनका प्रयास है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदीप जी गुंजाइश रख रहे हैं कि उनका कोई वक्तव्य बना रहे। गहलोत साहब ने जिस तरीके के प्रहार उन पे किए और जो फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है 10 बड़े प्रहार सचिन पायलट के ऊपर, तो उस स्थिति में पायलट साहब, उस स्थिति में गहलोत साहब ने तय कर रखा है कि वो किसी भी स्थिति में कांग्रेस में नहीं रहे, क्योंकि वो अपने आप को असुरक्षित पा रहे हैं सचिन पायलट जी के वहां रहने पर। ये पूरी कांग्रेस के अंदर ओल्ड गार्ड्स और यंग गार्ड्स के बीच में एक संघर्ष छिड़ा हुआ है। वो खाली राजस्थान तक सीमित नहीं है, वो महाराष्ट्र में है, वो हरियाणा में है, वो कर्नाटक में है, वो उत्तर प्रदेश में है, वो दिल्ली में है। ये तो आपका इंटरेस्ट फील्ड है कि ये बना रहे, ये भावना बनी रहे, ऐसा नहीं है। मेरे विपक्षी दल अगर कमजोर होगा तो उसको ठीक करने के लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और आप जिस नहीं तो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो निभाइए ना, फिर आप जो विपक्ष की भूमिका होती है वो निभाइए। हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो वो तो आप तोड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। निभा रहे हैं, हम बार-बार सरकार को आग्रह कर रहे हैं। आप लोग विपक्ष में रहते हैं लेकिन सत्ता में आ जाते हैं। आप विपक्ष में रहते हैं फिर सत्ता में आ जाते हैं। आप कोरोना के बारे में काम कीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ गया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उसके ऊपर सरकार आकर काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, उनकी पूरी एसओजी, उनकी पूरी एसी भी सिर्फ एक जगह पर लगी हुई है कि सरकार किस तरीके से बच जाए। मलिंगा अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी ने मेरे को ये ऑफर किया और ये मैंने बात मुख्यमंत्री जी को बताई, तो मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये उसी वक्त इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेते। ये इनपुट था, जैसे ये उनका इनपुट था, कई इनपुट सरकार को मिले। आपको इससे पहले के कार्यकाल में ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी पार्टी में अपने प्रतिपक्षियों को किस तरीके से निपटाते हैं, ये उसका उदाहरण है। जब पिछला कार्यकाल था मुख्यमंत्री जी का, दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री के नाते, उसमें मदेरणा परिवार उनकी खिलाफत किया करता था। मदेरणा परिवार की सीडी उनके पास कई दिनों तक पुरानी चीजों में मैं नहीं जाना चाहती, पुरानी चीजों में नहीं सर, आज की बात करते हैं। पुरानी चीजें गहलोत साहब आज की बात करते हैं सर। पुराना जो हुआ वो हुआ। गहलोत साहब अपने आप को जादूगर बताते हैं। गहलोत साहब कहते हैं मैं जादू करते करते यहां पहुंच गया। उनका इंटरव्यू है, उनके वीडियोज हैं, वो बहुत बार कहते हैं कि वो जादूगर है। जादूगर वास्तविकता से दूर ले जाता है, बिल्कुल, और जादूगर भ्रमजाल उत्पन्न करता है। उस भ्रमजाल के अंदर वो सारा खेल खेलना चाहते हैं, पर अब भ्रमजाल टूट रहा है। अब भ्रमजाल इसलिए और आप उसे तोड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी मंशा भी दिखाई देती है। चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल यहाँ रुकेंगे।